अध्याय 4। 5 साल बाद। 5 साल बाद। सिर पर छोटे छोटे चांदी के बाल और सुंदर रत्न जैसी नीलम आंखों वाला एक छोटा लड़का चुपचाप अपने घुटनों पर बैठा था। उसके सामने झुर्रीदार चेहरे और कठोर अभिव्यक्ति वाली एक अधेड़ उम्र की महिला थी। मास्टर ओलिवर, अब इस समस्या को हल करें, उसने शांत लड़के की ओर गणित की कई समस्याओं वाली एक शीट सरकाते हुए कहा। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि फिन था। पिछले 5 वर्षों में उसने अपने बारे में और अपनी स्थिति के बारे में बहुत कुछ सीखा था। उनका जन्म चौथे बेटे ओलिवर के रूप में हुआ था, यानी नादिया उनकी जुड़वा बहन थी। जब उसे इसके बारे में पता चला तो उसे राहत मिली। वह खुश था कि उसे ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। जाहिर है, उसका जन्म उसके जन्म से कुछ दिन पहले ही हुआ था। उपन्यास में नादिया को जुड़वा भाई बहन नहीं माना गया था, लेकिन शायद यह उसके कारण था कि यह बदल गया। बहरहाल, इससे उनकी योजनाएं नहीं रुकीं। फिलहाल उन्हें कबीले के बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त एक शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा था। ओझा के रूप में उनकी प्रतिभा चाहे कितनी भी दयनीय क्यों न हो, उनमें अभी भी कबीले का खून था, इसलिए उन्हें भी सिखाया गया था। परिवार को केवल उत्कृष्ट बच्चों की आवश्यकता थी, दयनीय लोगों को त्याग दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ओझा होने में कोई प्रतिभा नहीं दिखाई थी, लेकिन उन्होंने शानदार शैक्षणिक प्रतिभा दिखाई थी, जिसका अर्थ था कि एक विद्वान के रूप में उनका अभी भी कुछ महत्व है और संभवतः भविष्य में एक रणनीतिकार के रूप में सहायता कर सकते हैं। यह उसके लिए काफी आश्चर्य की बात थी। उसने शुरू में सोचा था कि उसे जल्द ही कबीले से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने उसे अभी भी रखा और सामान्य रूप से उसका पालन पोषण किया। ऐसा लगता है कि उन्हें अब भी अपने खून की परवाह है। ओलिवर को खुशी हुई कि उसे अकेला छोड़ दिया गया और उसे ज्यादा मना नहीं किया गया। बेशक, कमजोर पैदा होने के कारण कबीले के सदस्यों द्वारा अभी भी उसका तिरस्कार किया जाता था। वह उनसे परेशान होने के लिए बहुत आलसी था और अपनी शैक्षणिक प्रतिभा दिखाने पर ध्यान केंद्रित करता था। स्वाभाविक रूप से उनमें कोई प्रतिभा नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि 5 साल के बच्चे के लिए शिक्षा बहुत आसान थी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये दुनिया उनकी पिछली दुनिया से ज़्यादा अलग नहीं थी। यहाँ उसने शांति से उत्तर भरे और शीट वापस कर दी। उत्कृष्ट, मास्टर ओलिवर, जैसी की अपेक्षा थी। सभी प्रश्नों को सही ढंग से पूरा होते देख शिक्षक ने सिर हिलाया और उसकी प्रशंसा की। वह जानती थी कि समस्या का स्तर ऐसा नहीं है जिसे 5 साल का बच्चा हल कर सके, लेकिन वह यहाँ थी। यह अफसोस की बात थी कि ओलिवर के पास ओझा होने की कोई प्रतिभा नहीं थी, अन्यथा वह बहुत अधिक ऊंचाइयां हासिल कर सकता था। जो भी हो, वह यहाँ सिखाने के लिए थी और वह बस यही करेगी। उसने उस पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं की। अंत में वह अभी भी मिस्टिक पर्च कबीले के प्रत्यक्ष वंश से संबंधित था। ओलिवर जानता था कि वह क्या सोच रही थी और उसने कोई टिप्पणी नहीं की। वह आज काफी उत्साहित था क्योंकि आखिरकार वह अपनी बहन नादिया से मिल सका। पिछले 5 वर्षों में उन्हें अपने कमरे से ज्यादा बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन नौकरानियों और गार्डों से लगातार मिन्नत करने के बाद आखिरकार उन्हें घर में घूमने की अनुमति दी गई। उसे अपने कमरे से बाहर न निकलने देने का उनका तर्क समझ में नहीं आया, लेकिन अंत में वह सफल हो गया। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने भयानक मस्तिष्क और मानसिक योग्यता का परिचय दिया, जिससे उन्हें दूसरों से थोड़ी प्रशंसा मिली, और यही कारण था कि उसकी लगातार विनती पर ध्यान दिया गया। अन्यथा उसे बाहर निकलने और अपने कमरे में हमेशा के लिए रहने की अनुमति नहीं होती। शायद उन्हें लगा होगा कि दूसरों को अपना चेहरा दिखाने से मैं उन्हें शर्मिंदा कर दूंगी। उसके पास कुछ अनुमान थी कि वह इतनी कठोर परिस्थितियों में क्यों था, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं कर सका। वह अंततः नादिया से मिल सका और उससे जुड़ सका। उसके बाद उसे इसकी परवाह नहीं थी कि उन्होंने उसे कैद कर लिया या कुछ और, वह स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगा। तो फिर मैं अब चला जाऊंगा, ओलिवर ने शिक्षक से कहा और अध्ययन कक्ष से बाहर चला गया। पूरा घर जापानी शैली में बनाया गया था। घरों से लेकर छतों से लेकर फर्श तक सब कुछ पारंपरिक सामग्रियों से बनाया गया था। इससे उन्हें एक भव्य और प्राचीन एहसास हुआ।
वह लकड़ी के फर्श पर चला, उसके सफ़ेद मोज़े फर्श पर रगड़ रहे थे। वह इस समय साधारण शर्ट और पैंट के साथ साधारण कपड़े पहने हुए था। वह नादिया को खोज रहा था। उसने कुछ नौकरानियों से पूछा था और उसके ठिकाने के बारे में जानता था। घर बहुत विशाल था और वह किसी अलग कोने में रहता था, जबकि नादिया एस्टेट के केंद्र के काफ़ी करीब रहती थी। इसलिए उसने कुछ लंबा रास्ता अपनाया और शीघ्र ही उसके आंगन में पहुंच गया। बजना। वहां पहुंचते ही उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। ये हथियारों के टकराने की आवाज़ थी। एक चट्टान के पीछे से झांकते हुए उसने अंततः उसे देख लिया। वहां वह अपने प्रशिक्षण परिधानों में अपनी तलवार घुमा रही थी और धातु प्रशिक्षण प्रतिमा पर झूल रही थी। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह वस्तुतः उसके जैसी ही उम्र की थी, लेकिन जिस तरह से वह तलवार घुमा रही थी और धातु की डमी पर हथौड़ा चला रही थी वह आश्चर्यजनक था। अपनी मात्र उम्र के बावजूद वह अत्यधिक शक्तिशाली थी। धातु की डमी उसके झूले के हर प्रहार से हिलती थी, मानो किसी भी क्षण गिरने के लिए तैयार हो। जैसी राक्षसी नादिया से अपेक्षा थी। ओलिवर ने ठंडी सांस ली। उसे यकीन था कि उसका एक प्रहार उसे परलोक भेज देगा। नादिया अचानक रुकी और अपना शरीर मोड़कर उस चट्टान की ओर देखने लगी जिसके पीछे वह छिपा हुआ था। आसानी से पहचाने जाने पर उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। क्या वह भी इंसान है? ओलिवर ने शाप दिया, अब थोड़ा चिंतित है। अपने आप को दिखाओ, नादिया बोली। उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। उसे जरा भी डर नहीं था। वह जानती थी कि यह घर की मुख्य संपत्ति थी और छिपने वाला व्यक्ति संभवतः कोई दुश्मन नहीं था। किसी के लिए उनके मुख्य घर में घुसपैठ करना बेहद असंभव था, जहां सबसे मजबूत ओझा रहते थे। ओह, अरे, कहानी खत्म, अलविदा।